क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी सीबीएसई चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम समरी देख लेते हैं कि क्या टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसी हिसाब से जो क्वेश्चंस होंगे वो आगे देखेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट से। अब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो मैट्रिक्स तो केवल एक अरेंजमेंट है, आप कह सकते हैं रोज एंड कॉलम्स में नंबर्स का अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कह सकते हैं उसको। जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर है, पेयरिंग है, उनकी जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट शब्द कहाँ से है, डिटरमाइन से, वैल्यू से कुछ निकलेगा, इससे वस्तु कोई एक वैल्यू निकलेगी। तो मैट्रिक्स ए यानी कि अगर मैट्रिक्स ये है तो उसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का इस तरीके से होता है। ये मॉड का साइन नहीं, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट अ मॉड साइन। जहाँ तक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बात होती है, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है। इसी तरीके से अगर हमारा ये डिटर्मिनेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दिस। ये 3/3 का है और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा इसका। पहले तो यहाँ पर भी देख लीजिए, इसका क्या हुआ था, इसका हुआ a11 a2, इन दोनों को मल्टीप्लाई a22 माइनस दिस। फिर से समझिएगा, इन दोनों को लिया, मल्टीप्लाई किया, माइनस किया इन दोनों से। अब ये और क्लियर हो जाएगा जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स करेंगे। अब इसका एक्सपेंशन जो होता है वो देखना पड़ेगा। इसको किसी भी रो से, किसी भी कॉलम के अनुसार इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। द बेस्ट वे इज टू एक्सपैंड इट बाय रो वन। अब अगर रो वन से एक्सपैंड करेंगे तो देखिए कि क्या होगा। रो वन का एक्सपेंशन है, सबसे पहले a1 लिखिए। a1 किस लाइन में आ रहा है, किस रो और कॉलम में आ रहा है, यहाँ पर। इसको छोड़ दीजिए और ये ले लीजिए, और इसका तो अभी पहले देखा हमने, जस्ट इसके पहले b2c3 माइनस c2b3। देखिए b2c3 माइनस c2b3। ओके, अब अगले पे आइए, ये वाला ले लिया ना, इसको छोड़ दीजिए। अब b1 पे आइए। b1 क्या है, b1 का रो ये है, कॉलम ये है। तो ये सारे जो भी इस लाइन में आ जाएंगे उनको छोड़ देंगे हम a2c3 लेंगे और माइनस a3c2। देखिए यहाँ पर भी ये हुआ है और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा। अब ये माइनस का, प्लस का भी तरीका आपको बताता हूँ कैसे आता है। पहले तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या होगा, c1 के लिए, ये इस रो और इस कॉलम में आता है, यानी कि a2b3 और a3b2। अब ये प्लस और माइनस कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये है a11 है ना, और ये क्या है a12। तो यहाँ पर 1 1 यानी i1 है, i1 है, और j भी 1 है, j भी 1 है, और यहाँ पर i1 है और j है 2। तो ये होता है -1 की पावर i प्लस j। ध्यान दीजिएगा, -1 की पावर i प्लस j, -1 की पावर i प्लस j। यहाँ पर कितना हुआ, 2 और 1 3, -1 की पावर 3 क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस है। और यहाँ पर क्या करेंगे, a11 मतलब a की पावर i प्लस j, सॉरी -1 की पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो -1 की पावर क्या होता है, 2। तो जो वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी उसकी -1 के पावर आप वो aij लिख दीजिए, और वो आपको माइनस और प्लस आपका डिसाइड कर लेगी। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है जिसके रोज और कॉलम सेम होता है। उसका डिटर्मिनेंट क्या सेटिस्फाई करता है, यदि आप इसका ए का ट्रांसपोज लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो बराबर होगा ए के डिटर्मिनेंट के, यानी कि ए अगर ट्रांसपोज है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर इफ वी इंटरचेंज एनी रो कॉलम्स, रोज, 2 रोज और कॉलम्स, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। देखिए अगर ये आपके 2 रोज को अगर आपने चेंज कर दिया ना, एक को चेंज करें, 2 की बात हो रही है, 2 को चेंज करें तो आपका साइन बदल जाएगा। वो यहाँ पर कहना है, इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। उसका कारण ये है, मान लीजिए जैसे ये 2 2 2 है, ये 4 4 4 है, और यहाँ कुछ भी लिखिए 3 5 6 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, 1 1 1। यहाँ से 4 लेंगे तो क्या बचेगा, 4 बाहर ले लेंगे, 1 1 1। अब इन दोनों रोज को माइनस कर दीजिए आप, 0 हो जाएगा। एक रो 0 हो गया, उसका मतलब सब 0 हो जाएगा ये। इसके अलावा है, इफ वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ
If we multiply each element of a row or a column of a determinant by constant k, the value of determinant is multiplied by k. अगर हम किसी भी रो या कॉलम को या कॉलम को मल्टीप्लाई करें किसी कांस्टेंट से, तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी ना, जैसे a है, इसका डिटर्मिनेंट ये है, बस उसको k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाहे रोज और कॉलम, किसी भी रो और किसी कॉलम को करिए तो उसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं k से। उसका मतलब ये होगा। इसके बाद है इफ aij 3/3 देन k a इज k क्यूब। देखिए अगर ये k से मल्टीप्लाई है तो एक रो एक कॉलम, ये 3 है ना, 3 है, क्योंकि ये 3 की बात हो रही है, 1 2 3 के यहाँ से निकालेंगे, के यहाँ से निकालेंगे, के यहाँ से निकालेंगे, तो k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज इन अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू एलिमेंट मोर एलिमेंट देन द गिवन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब ये है कि यदि आपके ये बहुत अच्छे से आएगा आपके जब हम सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ मैं। जब से आपने किया a प्लस बी है ना, b प्लस सी, c प्लस डी, ऐसे कर दिया, यहाँ कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यूज हो, कोई बात नहीं। तो ये अगर एक डिटर्मिनेंट इसका निकालना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा आप a b और c इसको अलग कर लीजिए, ये एलिमेंट तो कोई कुछ भी हो सकते हैं जो मैंने अभी बताया, प्लस आप कर सकते हैं b c और d, या कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। अगर ये समेशन है तो उसको अलग कर सकते हैं, ये कहा गया है। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ अदर रोज और कॉलम्स आर एडेड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। यानी कि यहां से इससे बताता हूं मैं आपको। आप क्या करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए और इससे माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम में भी ऐसे ही है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर उसकी 3 वर्टिसेस आपके पास x1 x2 x3, ये इसके x कोऑर्डिनेट हो गया, y1 y2 y3, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3। अगर ये 3 कोऑर्डिनेट हो गया आपके, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये आपका डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिखा जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और ये हाफ। अच्छा, माइनर की बात है, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए जो चीज़ कम यूज़ होती है ना, वो एग्जामिनेशन में या फिर इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग i and j कॉलम एंड डिनोटेड बाय mij। अब देखिए ये जो चीज़ आई है, ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। -1 की पावर i प्लस जे करिए, माइनर क्या होगा, माइनर ये होगा, जैसे चलिए इसी से ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल ना। माइनर कैसे, a11 का माइनर क्या होगा, जैसे मैंने बताया बिल्कुल वही है, ये लाइन ले लीजिए, ये लाइन ले लीजिए, बस इसका जो वैल्यू होगी a22 माइनस a23, ये इसका माइनर हो जाएगा। और इसका साइन क्या आएगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे a11 है ना, तो -1 की पावर 1 + 1। इसी तरीके से एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे a32 का माइनर निकालना है, तो ये छोड़ देंगे, a11 माइनस a11 इंटू a23 माइनस a21 माइनस a21 इंटू a13, ये हो जाएगा। अच्छा, a32 है तो साइन क्या आएगा इस वैल्यू का, -1 की पावर 3 + 2, तो माइनस में आएगा। ये इस तरीके से करते हैं, माइनर ये होता है। अच्छा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। फॉर एग्जांपल दिस, ये कोफैक्टर्स क्या हुए, कोफैक्टर। अच्छा, ये माइनर मैंने आपको बताया, कोफैक्टर पूरा माइनस, ये mij कोफैक्टर माइनर हो गया। माइनर को हमने -1 की पावर i प्लस जे से किया, तो ये कोफैक्टर हो गया। तो कोफैक्टर जो अब आएगा ना, इस कोफैक्टर को आप उपयोग कर सकते हैं, और इस कोफैक्टर को ले लेके आप सीधा जो वैल्यूज है उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। कोफैक्टर माइनस में या प्लस में आएंगे, जैसे अभी ये यहीं से निकल के आया है। देखिए ये जो निकल के आया है ना, सबसे पहली चीज ये यहीं से निकल के आया है। दिस आपने क्या किया, a1 b1 c3 ले लिए, ये आपके माइनर्स हो गए, और ये जो साइन है इसको लगा देंगे, ये साइन जो है प्लस माइनस और प्लस, तो इस साइन के साथ कर देंगे, तो इसको हम कोफैक्टर कहेंगे। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होता है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये तो 3/3 तो आपको दिख रहा है, लेकिन कल को आपको 4/4 मैट्रिक्स दे दिया, 5/5 मैट्रिक्स दे दिया, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए ये तरीका है, ये आप रूल फॉलो करेंगे। इसके बाद आता है, इफ एलिमेंट ऑफ वन रो आर मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो देन देयर सम इज 0। फॉर एग्जांपल दिस। इसका मतलब ये है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो और वन कॉलम, मैंने किसी भी रो का हो,
या मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, किसी और अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, देन देयर सम इज 0। फॉर एग्जांपल देखिए a11 a21 a12 a22 a13 a23 इसका 0 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल पर में और क्लियर होगा जब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। बस इतना समझिए कि ये कोफैक्टर्स अगर मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, ए आपके पास ये है मैट्रिक्स, एडजॉइंट है क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पर हमने लिखा a11, ये क्या है, व्हाट आर दिस एडजॉइंट ए, यहाँ पर आप सब कोफैक्टर लिख दीजिए। a11 माने इन दोनों को हटाइए, ये लिख दीजिए। a23 करना है तो ये हटाइए, ये 2 और ये 2 लिख दीजिए। ऐसे करके हर वैल्यू लिख दीजिए। अगर वो वैल्यू लिख देंगे तो ये जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स आएगा या फिर वैल्यूज आएंगी वो एडजॉइंट ए हो जाएगा ऑफ अ मैट्रिक्स ए, या फिर मैट्रिक्स ही होगा। खैर डिटरमिनेंट तो मॉड करके निकालते हैं। ये जो साइन होता है ना, देखिए ये जिस साइन में यू लग जाता है, दीज आर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान देखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलिए 2/3 मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, लोग बताने भी लगते हैं। ये तभी निकल पाएगा जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इन सब चीज़ें के लिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर अकॉर्डिंग टू, सिंगुलर होगा तो मॉड ए इसका मतलब मॉड ए क्या, ये डिटरमिनेंट 0 आएगा, और डिटरमिनेंट नॉट 0 आ रहा है तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर होगा। इसी तरीके से ए बी इज इक्वल टू बी ए इंटू आई, तो बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बी क्या है इसका, आपका बी इसका इन्वर्स हो जाएगा। और इसी तरीके से ए इन्वर्स बी हो जाएगा, बी इन्वर्स ए हो जाएगा, और ए इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, तो ए का इन्वर्स ऑफ इन्वर्स एक्चुअल वैल्यू वापस आ जाएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए हैज इन्वर्स इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर, जो यहाँ पर बताया गया। अगर ए इन्वर्स है तो ये तो 0 नहीं होना चाहिए ना, यही यहाँ पर बताया है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर होगा तो ये 0 हो गया, इसका मतलब ये इन्वर्स निकल ही नहीं सकता। अब यहाँ पर आएंगे हमारे पास, अगर इस तरीके के क्वेश्चन है तो इसको आप ए मानिए, ये वाले जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड क्योंकि कॉमन है, ये आपके वैल्यूज निकाल लिए, इसको एक्स माने, और जो रिजल्ट आया उसको डी माने। ए एक्स इक्वल टू बी आप एक इक्वेशन बना दीजिए और आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स बी कैसे आएगी, आप एक्स क्या करेंगे, दोनों साइड को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ए को इस साइड ले जाके ए इनवर्स बोल सकते हैं आप। तो सीधा आपको एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। आपको जो ए आएगा ना उसका इन्वर्स जो आपको यहाँ आपने देखा, आप बस इसका इन्वर्स निकाल के बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक्स की जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आ जाएगी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। यदि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट है, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ए एक्स बी में, तो अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नीचे ये 0 नहीं आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ये 0 आ गया तो देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। साथ में अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, अगर ये दोनों 0 है तो सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो ये बात होगी आपकी समरी की डिटर्मिनेंट के। क्वेश्चंस करेंगे आगे।